हेलो एवरीवन, इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू सी कोरिलेशन एनालिसिस। हमने इसके पहले जो पढ़े थे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जैसे आपको बोर्ड में दिखता होगा, मैंने लिख रखी हूँ कुछ पॉइंट्स। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टूडेंट्स क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम क्या करते हैं, हम जब किसी दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हाइट और वेट, या कोई एज एंड वेट, एज एंड हाइट, या वेजेस एंड वर्कर, ऐसा जब हम दो किसी पर्सन के बीच में कुछ रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं तो वो उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब तो आपको समझ गया स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज कोरिलेशन एनालिसिस या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी यही होता है कि जब हम किसी दो वेरिएबल्स के बीच में उनका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में उनकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अटेम्प्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके कुछ पॉइंट में। ना डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैसा हो सकता है स्टूडेंट्स? देखो, डिग्री ऑफ कोरिलेशन या तो परफेक्ट कोरिलेशन होगा या तो वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा, फेयरली। अब किस पॉइंट में अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव आता है, +1 आता है, दिस इज +1। ओके, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 आता है तो ये हाईली पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 आता है दैट इज ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में। लाइकवाइज वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन किसे कहेंगे? जब आपका जो वेरिएबल है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स R से। ध्यान रखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं, आप R से, आप R ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो R से हम डिनोट करते हैं। तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अगर आपका R +0.9 या उससे ज्यादा आता है तो दैट इज वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर आपका R -0.9 या उससे ज्यादा आता है तो दैट इज वेरी निगेटिवली वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लाइकवाइज फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब आता है? जब आपका कोरिलेशन +0.75 से +0.9 तक आता है तो दैट इज फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और अगर वो -0.75 से -0.9 तक आता है तो निगेटिवली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। लाइकवाइज मॉडरेट किसे कहेंगे? जब +0.5 से 0.75 के बीच में हो और यहाँ पे -0.5 से -0.75 के बीच में हो। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा जब +0.50 से +0.50 हो और +0.50 हो और ये -0.25 से -0.50 हो। वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा अगर 0.525 से कम होगा तो, और निगेटिव के केस में होगा -25 से कम होगा तो। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 आ जाता है, अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किए स्टूडेंट्स और अगर वो 0 आता है दैट मीन्स देयर इज अ एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, मतलब वो दोनों वेरिएबल के बीच में किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सम थियरी पोर्शन ऑफ कोरिलेशन जो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये पता होना जरूरी है। बिफोर वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द कोरिलेशन, उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्या होता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये वाले टॉपिक का आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपने नोटबुक में जरूर इसको नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आपको आगे ध्यान रहे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है कि आपका जो कोरिलेशन आया है वो उसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, तो अगर आपका आंसर +1 है तो आप कह सकते हो दिस इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर 0 है तो आप हाँ बोल सकते हो कि देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर इसके बीच में है तो आप बोलोगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो वो आपको स्केल्स याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड में आपको ये दी हूँ, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए
अगर आपका स्क्रीनशॉट हो गया है तो हम अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द कोरिलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कोरिलेशन का जो सम्स है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स सी। देखो, जब हम लोग कोरिलेशन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो हमको स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन ने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो वो भी यही होगा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। सबसे पहले इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ। यहां पे हमको इंफॉर्मेशन दी है एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। ठीक है, एज ऑफ हस्बैंड जो है वो मैं उसको फिलहाल एक्स से डिनोट कर देती हूं। वो है 23, 27। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे शायद स्पेस का इशू आएगा। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हमारे बोर्ड में वो क्वेश्चन पूरा आ जाए और आप लोगों को सारा जो उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस है वो सारे कैलकुलेशन समझ पाए आप, ठीक है। तो हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, एक है x और एक है y। x है 2, 4, 6, 8 एंड 10। y है 12, 14, 16, 18 एंड 20। देखिए, इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। अब इसके बीच में हमको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जैसे मैंने बताई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r से डिनोट होता है। इसका फॉर्मूला है n इंटू समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, ठीक है। n इंटू समेशन dx, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, n इंटू समेशन dx dy माइनस समेशन dx, ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई डिनोट करता है dx dy अपॉन अंडर रूट n इंटू अंडर रूट में फिर से n को मल्टीप्लाई करना है आपको, समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा फिर से n इंटू समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, कार्ल पियर्सन का दिया हुआ फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अगर आप बुक्स रेफर करते हो या अगर आप कोई दूसरे वीडियोस देखते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस दिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन ने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के बहुत अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूलेस दिए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर जो है वो आपका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो सब स्टैटिस्टिशियन के अलग अलग मेथड्स है, वैसे ही सब टीचर्स के भी अलग मेथड होते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल, इसीलिए मैंने आपको इस मेथड से, इस फॉर्मूले से आपको ये समझा रही हूँ। प्लस BCCA, BCom और BBA के लिए जनरली यही मेथड, यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि हमको कैलकुलेशन क्या क्या करना है स्टूडेंट। सबसे पहले तो हमको n कैलकुलेट करना है। n मतलब क्या होता है, एज यूजुअल n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 3 + 2 = 5, यानी हमारा n कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स कि n आ गया 5। अब हमको कैलकुलेट करना है dx स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है dy स्क्वायर और उसके अलावा dx dy,
चलिए अब देखते हैं करेंगे कैसे। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन हमको दिया है उसमें से हम एक x अज्यूम करेंगे, ठीक है, हम उसमें से एक x अज्यूम करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे x अज्यूम कर ली 6, ठीक है। अब मैंने 6 अज्यूम करी तो मैंने यहाँ पे x का कॉलम बना ही नहीं हो, चलो मैं बना देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। x एक स्मॉल x लिख देती हूँ मैं इसको, फिर dx स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, मैंने x ले ली 6, आप इसका कॉलम नहीं करते हुए भी सॉल्व कर सकते हो। 2 - 6 इज -4, -2 0 2 एंड 4। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने कैपिटल X में से स्मॉल x को माइनस करी और dx निकल गया। अब dx का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 4 4 4 जा 16, ठीक है। ये हमारा आ गया dx और dx स्क्वायर। अब dx और dx स्क्वायर का टोटल ले लेते हैं। आप dx का टोटल देखोगे तो ये आता है 0 और dx स्क्वायर का टोटल लोगे तो ये आएगा 40। 16 + 4 20 एंड 20 इज 40, ठीक है। इसी तरह से y dy और dy स्क्वायर भी हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक y अज्यूम करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे y अज्यूम करती हूँ 16, मैंने y अज्यूम करी 16। अब 16 में से सब वैल्यू माइनस करती हूँ। 12 - 16 इज -4, -2 0 2 एंड 4, राइट। अब dy स्क्वायर निकालेंगे, 4 4 जा 16, 4 0 4 16, ठीक है। अब आप इसका भी टोटल ले लोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 40। देखिए सेम ही आ रहा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हमेशा सेम आए, अलग अलग वैल्यूज भी आ सकती है। dx की dx स्क्वायर की y और dy स्क्वायर की समेशन हमेशा सेम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सम्स में ऐसा आ रहा है, हर सम्स में ऐसा आएगा, जरूरी नहीं है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स dx dy के लिए क्या करोगे, dx को dy से मल्टीप्लाई करोगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, dx को dy से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 × 4 इज अगेन 16, 2 - 2 × -2 4, 0 2 × 2। अब अगेन यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सेम होने के कारण dx का कॉलम की वैल्यू सेम होने के कारण हमारे यहाँ पे वैल्यूज भी सेम आ गई है। तो दिस विल कम 40। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू सारी निकल चुकी है। अब इन सब वैल्यूज को हमको फॉर्मूले में पुट करना है। आई होप आपको ये जो कैलकुलेशन है कॉलम, ये आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, अब फॉर्मूलेस में डालते हैं वैल्यू। n कितना आया था स्टूडेंट, n था हमारा 5। अब ये जो डॉट है ये डिनोट करता है मल्टीप्लाई। समेशन dx dy का टोटल कितना आया था स्टूडेंट्स, ये आया था 40, माइनस समेशन dx 0 था, समेशन dy 0 था, तो 0 × 0 इज 0 अपॉन अंडर रूट n इज 5 इंटू समेशन dx स्क्वायर था 40 माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, dx कितना था स्टूडेंट्स 0, तो मैंने यहाँ 0 लिख दी। फिर आप यहाँ अंडर रूट में डालोगे 5 इंटू dy स्क्वायर की टोटल थी 40 माइनस समेशन dy कितना था 0, तो ये भी आ गया इस तरह से। अब इसका फर्दर कैलकुलेशन मैं साइड में करती हूँ। 5 4 जा 20, ये आ जाएगा 200, 200 माइनस 0 इज 200 ही रहने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्ट 200 लिख देती हूँ। यहाँ पे भी आप जब 40 × 5 × 40 करोगे तो ये 200 आएगा, 200 में से आप 0 माइनस करोगे तो वो 200 ही रहेगा, तो मैं डायरेक्ट उसको 200 अंडर रूट 200, क्योंकि 5 4 जा 20, ये भी 200 आ जाएगा। अब जब आप ये यहाँ पे कुछ नहीं है यानी क्या है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, तो 200 अपॉन 200 करोगे तो इट विल कम 1, ठीक है। यानी आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स, आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया 1। तो अभी हमने डिग्री ऑफ कोरिलेशन में देखे थे कि अगर आपका +1 आता है तो वो हाईली पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, कोरिलेशन कैसा है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो बस आपको ये सारे कैलकुलेशंस करना है एंड यू विल गेट द आर, ठीक है। अब आपका आर आने के बाद हमको जो नेक्स्ट कैलकुलेशन इसमें करना होता है वो होता है प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करना, ठीक है। अब प्रोबेबल एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले मैं ये रब कर देती हूँ सो दैट यहाँ पे हमको स्पेस मिल जाए थोड़ा सा।
देखिए प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है PE, प्रोबेबल एरर को PE भी कहा जाता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपन अंडर रूट n। अब 0.6745 इंटू 1, r कितना आया था 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n, n कितना था स्टूडेंट्स 5 था, तो 0.6745 इंटू 1 माइनस 1 विल कम 0 अपॉन रूट 5। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसकी मदद से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोबेबल एरर। तो आपका प्रोबेबल एरर आएगा, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द वॉट एवर यू आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने के लिए अगर बोला जाता है तो ही आपको कैलकुलेट करना है।